हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं PW नर्सिंग वाला। आज की क्लास में हम एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ईसोफेगस का ही। लास्ट क्लास में हमने ईसोफेगल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे GERD। तो आज के टॉपिक के कंटेंट हमारे क्या क्या रहेंगे उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला टॉपिक ऑफ कंटेंट जो हमारा यही रहेगा कि GERD का मतलब क्या होता है, पहला क्यों होता है, क्या इसके कॉज हैं या क्या क्या इसके साइन और सिम्टम्स हैं, इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या होगा, इसका मैनेजमेंट क्या होगा और नर्सेस का रोल, नर्सिंग ऑफिसर का रोल इसमें क्या रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर का रोल इस बीमारी के अंदर क्या रहने वाला है। तो आज की इस कंडीशन के अंदर हम पढ़ेंगे GERD। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। तो चलिए इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट क्लास में हमने ईसोफेगस के बाकी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, छोटी छोटी टर्म्स थी, पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन बनते हैं ईसोफेगस से वो इस वाले टॉपिक से बनने वाले हैं जिसका नाम है गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। तो चलिए शुरू करते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अच्छा, इससे पहले मैंने एक कंडीशन पढ़ाई थी आपको, अगर आपको थोड़ी सी याद हो तो, जिसका नाम था अचलेशिया कार्डिया। इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा हम याद करते हैं। देखो हमने क्या बोला था, ये ईसोफेगस है, ये स्टमक से कनेक्ट हो रहा है ऐसे, क्लियर। यहां पे फिजियोलॉजिकल ऐसे स्पिंक्चर होता है, अगर ये स्पिंक्चर खुले ही ना, ओपन ही ना हो तो ईसोफेगस का कंटेंट नीचे नहीं आ पाता। हमने कारण भी पढ़े थे इसके कि यहां के न्यूरॉन कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो ये हमेशा के लिए क्लोज रहता है। अब अगर ये क्लोज रहेगा तो क्या होगा, जो भी हम खाना खाएंगे, जो भी कंटेंट हम इनहेल करेंगे वो स्टमक में नहीं पहुंचेगा और सारा का सारा यही ईसोफेगस में इकट्ठा रहेगा। इस कंडीशन का नाम था अचलेशिया कार्डिया। सर आपने ये क्यों बताई, क्योंकि इसी का ठीक अपोजिट है गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, इसी की ठीक अपोजिट है। सर कैसे, देखो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये स्टमक है और ये ईसोफेगस है। यहां पे किसी कंडीशन की वजह से ये पूरी की पूरी ओपन ही रह जाती है। जो यहां पे स्पिंक्टर था वो स्पिंक्टर ओपन रह जाता है परमानेंट। अगर ओपन रह जाएगा तो सारा जो एसिडिक कंटेंट होगा वो बार बार गैस्ट्रिक रीजन से इस ईसोफेगस में जाएगा, गैस्ट्रिक रीजन से इस ईसोफेगस के अंदर जाएगा। मतलब सर, मतलब मैं ये बोल सकता हूं रिपीटेड रिफ्लक्स, क्या डेफिनेशन लिखूंगा मैं इसकी, मैं इसको लिख सकता हूं रिपीटेड रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट from the stomach to esophagus। सर क्या हुआ इसका मतलब, तो ध्यान से समझ लो, रिपीटेड रिफ्लक्स हो रहा है गैस्ट्रिक कंटेंट का, कहां पे हो रहा है सर, ईसोफेगस में हो रहा है। केवल इतनी सी बात का नाम ही है गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, या इसी कहानी को बोलते हैं GER और D, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट ईसोफेगस में बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यह कंडीशन अराइज होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। सर जब गैस्ट्रिक कंटेंट बार बार रिफ्लेक्स करेंगे तो गैस्ट्रिक कंटेंट कैसे होता है, एसिडिक या अल्कलाइन, गैस्ट्रिक कंटेंट कैसा होता है सर, ड्यू टू HCl यह रहता है हाईली एसिडिक। यह कैसा रहता है, हाईली एसिडिक। तो एसिडिक कंटेंट बार बार ईसोफेगस में आ रहे हैं तो क्या ईसोफेगस में हमें दर्द महसूस होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि सर जो ईसोफेगस की वॉल है ये एसिड के लिए नहीं बनी हुई है। अगर यहां पे एसिड आएगा तो ईसोफेगस के इस वॉल को डैमेज करेगा वो,
ईसोफेगस के इस वॉल को क्या करेगा, डैमेज करेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि जलन सी हो रही है इस ईसोफेगस में, हार्ट बर्न की कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। तो गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज अ कंडीशन अराइज व्हेन द गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लेक्स रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, बार बार गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लेक्स हो रहे हैं और वो जाके ईसोफेगस की इस वॉल को डैमेज कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमें हार्ट बर्न देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, इस कंडीशन में हम हार्ट बर्न बोलते हैं। हार्ट बर्न मतलब पेन फील होगा आपको, कहां पे, मीडियास्टेनम वाले इस ईसोफेगस के अंदर। क्यों होगा, क्योंकि एसिडिक कंटेंट बार बार वापस आ रहा है, उसकी वजह से आपको ये रिलीज देखने को मिलेगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि यहां पे ईसोफेगस की वॉल में डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। अगला कारण अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा तो सर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या इसके कारण क्या है, कॉज क्या है, इसके कारण क्या है या कॉज क्या है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे। कॉज की बात करूं या फिर मैं बोलूं सर रिस्क फैक्टर, ऐसे कौन से कारण होंगे जिनसे बार बार ये रिफ्लेक्सेस वापस आ रहे हैं, ऐसा कौन सा कारण है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपका जो ये स्फिंक्टर था लोअर ईसोफेगस का, ये इनकॉम्पिटेंट हो गया है। क्या हो गया है सर, इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट सर, इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, इनकॉम्पिटेंट का मतलब जो अपना काम ना कर पाए। इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या, जो अपना काम ना कर पाए, इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट हो जाता है कौन सा, कार्डियक स्फिंक्टर। अगर कार्डियक स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंट हो जाए यानी कि अपना काम ना कर पाए तो ये प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएगा, नॉट एबल टू क्लोज, नॉट एबल टू क्लोज, और क्लोज नहीं होगा तो रिफ्लेक्सेस आएंगे, रिफ्लेक्स आएंगे। तो ये कंडीशन हमें इनकॉम्पिटेंट कार्डियक स्फिंक्टर में देखने को मिल सकती है। अच्छा दूसरा सुनो, दूसरी एक और कंडीशन, क्या आपने एक चीज सुनी है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। सर इसकी वजह से कैसे, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरस इस वाले पार्ट को बोलते हैं जो लोअर वाला पार्ट है, स्टेनोसिस का मतलब यहां पे नैरोइंग हो चुकी है, ऐसे पाइलोरस अब ऐसे हो चुका है। तो जब पाइलोरिस में स्टेनोसिस हो जाएगा तो क्या सारा कंटेंट स्टमक में इकट्ठा होगा और स्टमक का जो प्रेशर होगा, कंटेंट पूरा खाली नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहां नैरोइंग हो गई है, इसी को तो पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। तो सारा कंटेंट ईसोफेगस में इकट्ठा होगा, अब इकट्ठा होगा तो इस पे प्रेशर लगाएगा और ये ओपन हो जाएगा और कंटेंट ऊपर की तरफ। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस भी कारण हो सकता है गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज का। और सर नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है मोटिलिटी की वजह से। अगला जो रिस्क फैक्टर है सर वो है मोटिलिटी। मोटिलिटी कैसी मोटिलिटी सर, अपोजिट। सर अपोजिट मोटिलिटी का मतलब देखो कई बार क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो ये आपका स्टमक था, स्टमक खत्म, यहां से इंटेस्टाइन शुरू, ठीक है, नॉर्मली ऐसे इंटेस्टाइन शुरू यहां खत्म। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट लगते हैं वो नीचे की तरफ लगते हैं, ऐसे मूवमेंट होता है जिससे कि जो फीसेस है वो बाहर आ जाए थ्रू द एनस। बट इन केस ऑफ मोटिलिटी अपोजिट का मतलब क्या है, जो आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। तो मैं उनको लिख सकता हूं, अपोजिट हो जाते हैं कई बार पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मतलब सर नॉर्मली पाइलोरिक स्टेनोसिस, या सॉरी अगर मैं बात करूं कि कैसे होता है आखिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट, तो सपोज कर लो ऐसे वेव लाइक मूवमेंट होते हैं, आगे की तरफ धकेलते हैं। अगर मैं इस इंटेस्टाइन को ऐसे खोल के ऐसे बना दूं, ठीक है, ऐसे है, ये एक इंटेस्टाइन है, तो नॉर्मली प्रेशर कैसे लगता है, ऐसे 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 और बाहर, फीसेस ऐसे ही बाहर। पर अपोजिट प्रेशर में क्या है कि
यहां से बाहर निकलना था पर अपोजिट प्रेशर लग रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट अब ऐसे नहीं जा रहे, अब वापस आ रहे हैं ऐसे, आगे से पीछे से आगे की तरफ ऐसे। अब इस पे आए, यहां से अपोजिट प्रेशर गया, अपोजिट गया, अपोजिट गया, अपोजिट गया, स्टमक में अपोजिट लगा तो ऊपर की तरफ। तो कई बार ऐसा भी होता है मोटेलिटी डिसऑर्डर्स की वजह से अपोजिट पेरिस्टालसिस मूवमेंट आता है और आपको रिफ्लेक्स आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली कहानी की बात करते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गई जिसको हम अपोजिट मोटेलिटी प्रेशर बोल सकते हैं। ओके, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पे इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे आपको, अगर मैं अब्डोमेन की बात करूं, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर, सर इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? अब सपोज करो बहुत ज्यादा प्रेशर है, इन इंटेस्टाइन पे मैं ऐसे प्रेशर लगा रहा हूं बहुत ज्यादा, तो क्या कंटेंट ऊपर को जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं यहां पे प्रेशर दे रहा हूं, अपने अब्डोमेन में बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ऊपर को जा सकते हैं ना रिफ्लेक्सेस, यस और नो? बिल्कुल। तो इसीलिए इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन प्रेशर कैसे बढ़ेगा सर? अरे बहुत सारी कंडीशन है। अगर कोई फीमेल बहुत ज्यादा ओबीज है तो भी अब्डोमेन पे ज्यादा प्रेशर रहेगा। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। अगर कोई फीमेल बहुत ज्यादा ओबीज है या प्रेग्नेंट है तो इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, और कोई कंडीशन सर? हां बिल्कुल, एक और कंडीशन है, अगर आपको बताऊं तो फूड हैबिट, आपकी कुछ फूड हैबिट्स। सर मतलब जैसे आप खाना खा रहे हो, कुछ ऐसे फूड ले रहे हो जैसे कि टी, सोते समय आप ये ले रहे हो टी, कॉफी, या फिर बात करूं चॉकलेट, या फिर मैं बात करूं बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हो, स्पाइसेस ज्यादा ले रहे हो, तो इन फूड्स को बोला जाता है, ये रिफ्लेक्स कॉज करवाने वाले फूड होते हैं। मतलब इनकी वजह से रिफ्लेक्सेस आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसीलिए कभी सोते समय चाय, कॉफी, ये चीजें अवॉइड इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि स्टमक में रहेंगी और इनके वापस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसीलिए लाई डाउन करते हुए कभी भी ऐसी फूड हैबिट नहीं रखनी है। दूसरा, इसके अलावा भी हो सकता है, और थोड़ा सा शौकीन है आप, कभी कभी लिटिल लगा लेते हैं अल्कोहल सोते समय, तो भी वॉमिटिंग आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ आपको याद रखना है कि इन खाने की वजह से ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, अब अगली बात करूं, मैं खाने के बारे में ही बात करूं। अब आप किसी शादी में गए थे और आपने ले लिया बहुत ज्यादा हैवी मील, आपने सोचा कि आज शादी में गए हैं तो आज सब कुछ समाप्त कर देंगे, हैवी मील्स लेने लग गए, आप बहुत ज्यादा खाना खाने लग गए। तो क्वांटिटी से भी अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो भी रिफ्लेक्सेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और सर पोस्ट खाने के बाद लाई डाउन कर रहे हो आप, जस्ट आफ्टर मील आप लाई डाउन कर रहे हो, जस्ट आफ्टर मील आप तुरंत क्या कर रहे हो? लाई डाउन कर रहे हो, तो भी चांसेस हैं। जस्ट आफ्टर मील अगर आप लाई डाउन कर रहे हो तो भी आपके बहुत ज्यादा ही चांस हैं क्या होने के? रिफ्लेक्सेस होने के। अच्छा, कुछ ड्रग्स भी हैं ऐसी जो रिफ्लेक्सेस कॉज करती हैं। उन ड्रग्स के बारे में बोलूं तो नसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन वगैरह अगर आपने सुनी है तो, एस्पिरिन, आइब्रूफिन वगैरह। तो ये क्या ड्रग्स हैं? इनमें चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने के, ठीक है। ओसीपी वाली ड्रग्स में रहती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में रहती हैं। बाइफॉस्फोनेट सुना होगा आपने, बाइफॉस्फोनेट, इस ड्रग के लिए तो बोला भी जाता है, बाइफॉस्फोनेट, इस ड्रग के लिए बोला भी जाता है कि सोने के समय पे तुरंत नहीं लेनी है, रिफ्लेक्सेस कॉज कर सकती है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हो सकते हैं जो आपको रिफ्लेक्सेस कॉज कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों जो आपको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज करवाते हैं। अब सीधे सीधे बात करूं तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं? क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको जीईआरडी है तो? देखो, जीईआरडी है तो क्या ये मानते हो मोस्ट कॉमन हमको क्या देखने को मिलेगा?
GERD है तो मोस्ट कॉमन मैंने बोला था GI का जो एसिडिक कंटेंट है वो ईसोफेगस में जा रहा है, ईसोफेगस में जा रहा है तो मैं क्या उसको बोल सकता हूं, वो हार्ट बर्न कॉज करवाएगा, हार्ट बर्न। GI का जो कंटेंट है वो हार्ट बर्न कॉज करेगा। क्लियर? अब हार्ट बर्न का मतलब इसको मोस्ट कॉमनली चेस्ट पेन बोलते हैं, इसको हम चेस्ट पेन के नाम से जान रहे हैं अभी, एग्जैक्ट नो चेस्ट पेन, पर आप समझ लीजिए कि ईसोफेगस में दर्द हो रहा है क्योंकि ईसोफेगस की जो सबसे अंदरूनी लेयर है, सबसे इंटरनल लेयर है, उस पर डैमेज हो रहा है, तो ये देखने को मिलेगा। अच्छा, और सर रिफ्लेक्सेस आएंगे तो क्या आपको हिकअप्स आ सकते हैं, हिकअप्स या बेल्चिंग बोलते हैं ना, हिकअप्स बेल्चिंग देखने को आपको मिल सकती है। अच्छा, जब बासी कंटेंट जो आपने खाना खाया था वो बाहर आ रहा है तो क्या मुंह से फॉल्स स्मेल आएगी या परफ्यूम आ सकता है, परफ्यूम की खुशबू नहीं आएगी ना, तो फॉल्स स्मेल आएगी, यानी कि आपकी हेलिटोसिस लिख सकते हैं, हेलिटोसिस। सोर वाटर की बात करी थी हमने, आपके मुंह में खट्टापन आएगा, यानी कि सोर वाटर, सोर वाटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, और बार बार आपके खाने में, आपके माउथ में खाना आ रहा है, बार बार खाना आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, आपको ऐसा लगेगा कि कोई खाने का छोटा सा बाइट बार बार आपके गले में, यहां थ्रोट में अटका है, उसको क्या बोलते हैं, लंप इन दी थ्रोट। उस कहानी को हम क्या बोल सकते हैं, लंप इन दी थ्रोट। ऐसा फील होगा आपको, लंप इन दी थ्रोट, ऐसा फील होगा आपको कि आपके गले में कुछ खाने का पार्ट आ गया है। अच्छा, जब बार बार ऐसा होगा, ईसोफेगस में डिस्कंफर्ट होगा कि नहीं, बार बार ऐसा हो रहा है तो ईसोफेगस में आप डिस्कंफर्ट महसूस करेंगे, ईसोफेगस में आप डिस्कंफर्ट महसूस करेंगे। अच्छा, लैरेंजाइटिस, आपको यह भी याद रखना है कि आपको लैरिंग्स भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, लैरेंजाइटिस देखने को मिल सकता है, आपको लैरेंजाइटिस देखने को मिल सकता है। आपके ओरल इंफेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, बार बार खाना या वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है। आपको डेंटल कैरीज हो सकती है, डेंटल कैरीज, आपके दांत सड़ सकते हैं। ये लेकिन तभी होंगे जब ऐसी कंडीशन आपको बार बार देखने को मिल रही है, जब ऐसी कंडीशन आपको बार बार देखने को मिल रही है। क्लियर? ओके। अब इतनी सी बात साइनम सिम्टम में आपको बहुत स्पेसिफिक देखने को नहीं मिलता, तो आप क्या करोगे, आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में दो चीज याद रखना, एक तो आप क्या करोगे, पीएच ऑफ ईसोफेगस, पीएच ऑफ ईसोफेगस, आप एक कैथेटर की मदद से, कैथेटर आता है जो आपके ईसोफेगस का पीएच चेक करेगा, तो आप देखोगे अगर आपको जीईआरडी हुआ है तो आपके ईसोफेगस का जो पीएच है वो लेस देन 4 मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि सारा एसिड तो ईसोफेगस में ही भरा हुआ है, तो वहां का पीएच चेक करोगे कम मिलेगा। इसके अलावा आप एक और कंडीशन आती है जिसको ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा कि ईसोफेगस से लेके, स्टमक से लेके हमारे ड्यूडिनम तक के पार्ट को विजुअलाइज किया जाता है। पर अगर आपसे पूछे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, बेस्ट चॉइस दोनों में से कौन सी रहेगी, तो पहली वाली बेस्ट चॉइस रहेगी। ठीक है, तो गैस्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं हम, और गैस्ट्रोस्कोपी के अंदर भी ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी कर रहे हैं। क्लियर? तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपको याद रखने हैं। सर मैनेजमेंट में क्या देंगे, मैनेजमेंट में आप वो ड्रग दोगे जैसे कि आपने सुना होगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ प्रोटॉन वाले पंप को ये इनहिबिट कर देंगे। मतलब सर अगर आपने सुना होगा, एग्जांपल बता देता हूं, पेंटाप्राजोल, पेंटाप्राजोल जिनके पीछे भी जॉल वर्ड आता है, एक्चुअली ये क्या करते हैं, आपके जीआई में जो एसिडिक कंटेंट सीक्रेट हो रहा है उसको इनहिबिट कर देते हैं, एचसीएल को डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए जाते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ रही है, इसके लिए एंटा एसिड भी यूज किए जाते हैं, एंटा एसिड। एंटा एसिड में आपने सुना होगा मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, मैग्नीशियम के यूज किए जाते हैं ज्यादातर, तो मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह यहां पे यूज किए जाते हैं एज ए एंटा एसिड। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसी चीजें।
अच्छा, आपने एक प्रोकाइनेटिक ड्रग सुनी है? प्रोकाइनेटिक ड्रग, ये क्या होती है? ये भी यूज करते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग। काइनेटिक मतलब होता है काम करना, एनर्जी आना। प्रोकाइनेटिक मतलब जो काम करने की एनर्जी को कम कर दे। काम क्या हो रहा था? रिफ्लेक्सेस बढ़ रहे थे, तो रिफ्लेक्सेस को कम कर दे। अब बहुत तेज रिफ्लेक्स नहीं आएंगे ऐसे। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स वो होती हैं, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो आपके रिफ्लेक्सेस को कम कर रही हैं। सर ऐसी कौन सी रिफ्लेक्सेस को कम कर रही है? सॉरी, प्रोकाइनेटिक ड्रग रिफ्लेक्सेस को कम कर रही है। कैसे? ये बता देता हूं। रिफ्लेक्सेस को कम करती हैं कैसे? ये क्या करती है? स्टमक की एम्प्टीइंग को बढ़ा देती है। मतलब सर, मतलब स्टमक को खाली करने की जो पावर है उसको बढ़ा देती है। जल्दी जल्दी स्टमक खाली हो जाता है। अब स्टमक खाली तो कंटेंट ही नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो स्टमक के कंटेंट को खाली कर देती है, जिससे रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? तो रिगलान याद रख सकते हो। रिगलान नाम से आता है, एग्जाम्पल में याद रख सकते हो कि प्रोकाइनेटिक ड्रग भी हम इसके अंदर यूज करते हैं। बाकी S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्या आपने S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सुने हैं? S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटा मतलब जो अपोजिट काम करते हैं, और H2 का मतलब H आयन, आपको पता है एसिडिक आयन, H आयन एसिडिक होते हैं। तो H आयन को जो उनके रिसेप्टर्स हैं, अगर उनके उल्टे वाले ड्रग दे दें तो रिसीव नहीं कर पाएंगे, H आयन बॉडी में इकट्ठा ही नहीं होंगे। और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी यही काम करते हैं, ये एसिडिटी को कम करते हैं, एसिड को बाहर निकाल के। जिनके पीछे भी DINE लग जाए, जैसे कि आपने सुना होगा सिमिटिडीन, सुना है सिमिटिडीन, या आपने सुना होगा रेंटिडीन। ये ड्रग्स क्या करती हैं? आपकी बॉडी में अल्टीमेटली एसिड को रुकने नहीं देती हैं, उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे अब एसिड आएगा तो चिपकेगा नहीं, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ड्रग्स को कुछ यूज किया जाता है किसके अंदर? इस कंडीशन के अंदर, जिसका नाम है क्या? GERD। ओके, अगर आपसे सर्जरी पूछें तो सर्जरी इसकी थोड़ी सी याद कर लेना, ये एक यहां से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी ये वाली जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये इनकॉम्पिटेंट हो गई है, तो हम क्या करते हैं? इस कार्डियक वाले पार्ट को लेके यहां पे ऐसे घुमा के, यहां पे ऐसे क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। कार्डियक वाले पार्ट को पकड़ के चारों तरफ से ईसोफेगस को लपेट लेते हैं। ये ईसोफेगस था जो ऊपर से आ रहा था, ठीक है? हमने इस कार्डियक को पकड़ा और इस कार्डियक को लेके ऐसे घुमा दिया यहां पे, जिससे कि अब क्या हो गया? इस ईसोफेगस में थोड़ी सी कॉम्पिटेंसी आ गई है, अब ये इनकॉम्पिटेंट नहीं रहा। मतलब हम फंडस वाले पार्ट को लेके, इस स्टमक के फंडस वाले पार्ट को लेके ईसोफेगस को क्या कर देते हैं? राउंड ऐसे लपेट देते हैं, जिसको बोलते हैं फंडोप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? फंडोप्लिकेशन सर्जरी बोला जाता है। ये निशान ने दिया था, इसलिए इसको निशांस प्रोसीजर भी बोलते हैं, निसेंस प्रोसीजर भी इसको बोला जाता है। तो GERD में निसेंस प्रोसीजर या फंडोप्लिकेशन किया जाता है। क्या करते हैं? फंडस वाले पार्ट से रैप कर देते हैं, किसको? ईसोफेगस को। फंडस से ईसोफेगस को रैप कर देते हैं। क्लियर? तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर कभी ये वाला हो प्रॉब्लम, तो यहां पे पाइलोरस में हो, तो अगर पाइलोरस वाले पार्ट में कोई दिक्कत है तो हम वहां पे कर देते हैं पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरस को रिपेयर कर देते हैं, जो नैरोइंग हुई थी ना पाइलोरिक स्टेनोसिस में, उसको रिपेयर कर देते हैं पाइलोरोप्लास्टी। इज इट क्लियर? तो ये कहानी फंडोप्लिकेशन की है, निसेंस प्रोसीजर की है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। नर्सिंग मैनेजमेंट भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट की भी। नर्सिंग ऑफिसर का रोल क्या रहेगा इस बीमारी के अंदर और इस सर्जरी के अंदर? देखो, सबसे पहले तो आपने सारी चीजें असेस करनी है। चाहे वो कॉज हो, चाहे वो साइन और सिम्टम्स हो, चाहे वो कोई कॉम्प्लिकेशन हो,
ये आपने पेशेंट में देखना है, बीमारी के लक्षण आपको पता होने चाहिए, असेस करना है पेशेंट को इन सब के लिए। पेशेंट को हिस्ट्री कलेक्शन करना है किस चीज का, पेशेंट डाइट कैसे लेता है या पेशेंट की फूड हैबिट क्या है, वो क्या खाना खाता है, कैसे खाना खाता है, ये भी पूछ लो साथ में, ये भी नर्स का काम है। पेशेंट की अगर सर्जरी हो रही है तो पेशेंट को एनपीओ पे रखो, पेशेंट की सर्जरी हो रही है तो पेशेंट को, ठीक है, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयां बोली हैं, नर्स का काम है प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को देना, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को प्रोवाइड करना, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन देना, पेशेंट को आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करो कि भैया डाइट कैसे लेनी चाहिए, आपको थोड़ा सा वॉक करना है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद तुरंत पसर नहीं जाना है, आफ्टर मील क्या करना है, थोड़ा सा वॉक करना है चाहे कितनी भी सर्दी गर्मी हो, ठीक है। और ऐसी चीजें सोने के टाइम पे नहीं खानी है जो रिफ्लेक्सेस को बढ़ाती हैं, जैसे हमने बात करी थी टी कॉफी, कोई बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। खूब शादी में गए थे, 4 लड्डू खाने थे, आपको दिखा कि काजू कतली भी है, बर्फी भी है और भी बालूशाही भी है, आपने सोचा कि कहीं ये छूट ना जाए, लिफाफे के अंदर तो हमने 500 डाले थे, अब 1000 का तो कम से कम खाएंगे, तो आपने ऐसी कोशिश करी और बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली। एल्कोहल, मन कर रहा है आपका 1 बोतल पीने का और आप 4 बोतल पी गए, ऐसा भी नहीं करना है, एल्कोहलिज्म को अवॉइड करना है। आपको कॉजेस पे ध्यान देना है, डॉक्टर के पास जल्दी से जाना है अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो। हाँ, पोजीशन के लिए भी आता है, पोजीशन कभी भी सुपाइन पोजीशन पे नहीं लेटना। जब भी आपको ऐसी कंडीशन हो तो पेशेंट को ये एडवाइस करना है कि जब आप पूरा सुपाइन पे नहीं सो के पीछे 2-3 तकिए लगा के सोएं, पिलो अंडर द हेड, कम से कम सेमी फाउलर वाली पोजीशन मेंटेन करें। बस ये थी आज की छोटी सी कंडीशन जिसका नाम था GERD। अगली कंडीशन में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।